हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रामजी दास राठौर, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रामजी दास राठौर कॉमर्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे और सेकंड चैप्टर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उस चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए इन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम इसको सीरियल वाइज वन बाय वन इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो है बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। Whenever any business transaction takes place, it results in a change in the values of some of the assets, liabilities or capital. हमारे व्यापार में जो भी लेन देन हो रहा है जिससे हमारे व्यापार की पूंजी संपत्ति प्रभावित होती है, वो हमारे लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा, व्यापारिक व्यवहार जिसको हम कहेंगे। यदि इसकी विशेषताओं की हम बात करें, जो मेन फीचर्स हैं इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, तो फर्स्ट फीचर है इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्चुअली जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं, हमारी एक्टिविटी दो प्रकार की होती हैं, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम बिजनेस ट्रांजेक्शन में शामिल करेंगे। जैसे कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, किसी से उधार माल खरीदा, उधार माल बेचा, क्रेडिट परचेज सेल एट्सेट्रा आर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, और इसको हम क्या कहेंगे कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। यदि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की हम बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स परचेजेज अ गिफ्ट for his friend, it will not considered as a business transaction because it is a social engagement. That means परचेज तो आपने गुड्स का किया था, लेकिन गुड्स का जो परचेज करने का ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या है? वो ऑब्जेक्ट है आपका अपने फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए, इसलिए वो आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि यही गुड्स आपने परचेज किया होता बिजनेस के लिए, तो इसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन मान के चलते। तो जो हमारी एक्टिविटी है वो इकोनॉमिकली एक्टिविटी होना चाहिए और बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। सेकेंड जो करेक्टरिस्टिक्स है हमारी, फीचर्स है इसमें, वो है ट्रांजेक्शन में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, तो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। तो दो कैटेगरीज में अगेन इसको डिवाइड किया गया है। तो जो एक्टिविटीज आपके बिजनेस के इंटरनल डिपार्टमेंटल चलती रहती है उसको हम इंटरनल एक्टिविटीज कहेंगे, और इंटरनल ट्रांजेक्शंस आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट विद इन बिजनेस एंटिटी। जैसे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया ऑन फिक्स्ड एसेट्स पर, दैट्स द इंटरनल ट्रांजेक्शन। और यदि हम एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन की बात करें, तो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन वो है जिसमें आप किसी गुड्स को परचेज करते हैं अथवा गुड्स को सेल आउट करते हैं, तो बाहर की पार्टी से जहां आपका लिंक होता है वो आपकी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स हैं, और जहां लिंक नहीं है बाहर से, वो आपके इंटरनल ट्रांजेक्शन्स कहलाएंगे। द नेक्स्ट वन, third, it results in a changes in the financial position of the firm, a change in the value of some of assets, liabilities और capital। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जब किया जाएगा तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन निश्चित तौर पर हमारी एसेट्स लायबिलिटीज को प्रभावित करेगा, ये फाइनल है। द लास्ट वन, द चेंजेस मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। और जो चेंजेस आपका आएगा उस चेंजेस को इन टर्म्स ऑफ नंबर नहीं है, इन टर्म्स ऑफ मनी है, वो उसकी वैल्यूशन आप मनी में करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए आपका माल जल करके लॉस हो गया, तो उसका वैल्यूशन आप करेंगे। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका एक पुराना मैनेजर है, वो नौकरी छोड़ करके चला जाता है, हालांकि ये बिजनेस के लिए बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन हम उसका वैल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अभी जो हम समझ रहे थे फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत, वो हम बात कर रहे थे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अंतर्गत। बिजनेस ट्रांजेक्शन को यदि हम एक लाइन में समझने का प्रयास करें, तो ऐसे ट्रांजेक्शन जिनका संबंध हमारे व्यवसाय से होता है, जो मॉनेटरी टर्म्स के होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी एसेट्स लायबिलिटीज़ को निश्चित तौर पर प्रभावित करती हैं, वह हमारे लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कहलाएंगे।
पहला पॉइंट। सेकंड वन है हमारे लिए इवेंट। बिजनेस ट्रांजेक्शन के बाद इवेंट को समझे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये हमारे लिए। तो एन इवेंट इज अ कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट क्या है? जो ट्रांजेक्शन है उसका प्रभाव जो हमारे व्यापार पर पड़ रहा है वो हमारी इवेंट है घटना। किस टाइप से? तो थोड़ा एक समझें। मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस with rupees 5,000 and he purchases goods for rupees 4 lakh for cash and sells 3/4 of goods for rupees 3,80,000 and he also pays rupees 20,000 as rent of the godown। अब ये एक आपको डिटेल दी गई है। अब इस डिटेल में ट्रांजेक्शन्स को समझने का हम प्रयास करें। ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से होते हैं? तो ट्रांजेक्शन्स में फर्स्ट वन ट्रांजेक्शन को देखिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपने क्या किया था कि 5 लाख रुपए आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 5,000, 5 लाख इन दी बिजनेस, फर्स्ट वन। सेकंड ट्रांजेक्शन हुआ परचेजिंग ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 4 लाख, 4 लाख रुपए का आपने माल खरीदा। देन थर्ड वन ट्रांजेक्शन क्या हुआ? मेकिंग कैश सेल्स ऑफ रुपीज 3,80,000, 3/4 गुड्स आपने बेचा था 3,80,000 रुपए का। एंड लास्ट वन पेमेंट ऑफ गोडाउन रेंट रुपीज 20,000। जो डिटेल अभी मैंने आपको बताई थी उससे ये 4 ट्रांजेक्शन आपके निकल करके आ रहे हैं। अब इन ट्रांजेक्शन्स का आप पर प्रभाव क्या पड़ेगा उसको जरा समझने का प्रयास करें। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारे लिए, तो वो इवेंट हमारी पड़ रही है। फर्स्ट वन प्रॉफिट हुआ हमारे लिए 60,000, 60,000 रुपये का प्रॉफिट। किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है उसको आप समझिए। आपने सेल्स किया है माल को, माल बेचा आपने 3,80,000 रुपये का, 3/4 गुड्स। जबकि इसकी कॉस्ट प्राइस की हम बात करें तो कॉस्ट प्राइस हमारी जो बन रही है, हमने जो माल किया था 4 लाख रुपए का परचेज किया था 4 लाख का, उसका 3/4 करें तो हमारी कॉस्ट आ रही है 3 लाख रुपए। और उसमें हम गोडाउन रेंट हमारा जोड़े, क्योंकि हमको सेल्स में से एक्चुअल कॉस्ट घटानी होती है। तो सेल्स माइनस कॉस्ट प्राइस हमारा टोटल बन रहा है 3,20,000 रुपये। तो सेल्स की 3,80,000 रुपये की 3,20,000 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस बन रहा है। इस तरह हमारा प्रॉफिट होगा कितना? 60,000 रुपये। ये हमारा फर्स्ट इवेंट है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन हम बात करें, सेकेंड इवेंट क्या हुआ? वो है क्लोजिंग स्टॉक। आपने माल परचेस किया था 4 लाख रुपये का, 3 लाख रुपये का माल आप बेच चुके हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना बचा? 1/4 ऑफ गुड्स ऑफ परचेज, दैट 1 रुपीज, 1 लाख रुपीज आपके पास रिमेनिंग रहा। तो वो आपके पास 1 लाख रुपये का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। देन यदि कैश बैलेंस की हम बात करें तो कैश बैलेंस जो हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास क्या है कि हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई थी स्टार्टिंग, कैपिटल लगाई थी हमने 5 लाख रुपये। उस 5 लाख रुपये में हमने माल बेचा था अभी 3,80,000 रुपये का कैश बेचा था। उस कैश को आप जोड़ दीजिए तो टोटल कैश बैलेंस हो गया हमारे पास 8,80,000 रुपये, 8,80,000। देन हमने जो कैश पेड किया है, हमने माल परचेज किया था 4 लाख रुपये का, रुपीज 4 लाख। तो लेस कैश परचेज और गोडाउन रेंट का पेमेंट किया हुआ है 20,000 रुपये का। तो टोटल कैश हमारे पास से जा चुका है 4,20,000 रुपये। तो 8,80,000 माइनस 4,20,000, तो रिमेनिंग हमारे पास कैश बैलेंस बचा 4,60,000। जैसा इवेंट, ये भी घटनाक्रम हुआ। एंड लास्ट वन, यदि हम कैपिटल की बात करें कि आज हमारे पास कैपिटल कितनी है, हमने स्टार्टिंग में कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई थी 5 लाख, और जो हमने प्रॉफिट अर्न किया हुआ है वो प्रॉफिट हमारा कैपिटल में जोड़ा जाता है। तो इस तरह से हमारा कैपिटल कितना हो गया? 5,60,000। ये सारी की सारी जो बात अभी मैंने आपको समझाई थी, तो उसको आप थोड़ा सा और रिवाइंड करके समझने का प्रयास करें, तो इस तरह से आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। द नेक्स्ट वन हम बात करेंगे, तो वो हम बात करेंगे अकाउंट्स के बारे में। अब अकाउंट क्या होता है? इन एक्चुअल प्रैक्टिस द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस ऑफ लाइक nature are recorded, added and subscribed at one place. Such place is customarily termed as an account. That means कि आप किसी भी व्यक्ति का, किसी भी एसेट्स का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पर जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं एक जगह, वो आपके लिए अकाउंट कहलाता है। और अकाउंट जो आप तैयार करते हैं वो अकाउंट तैयार किए जाती है लेजर के अकॉर्डिंगली। तो लेजर में जब आप इसको तैयार करेंगे तो लेजर में आप अकाउंट्स के लिए फॉर्मेट बनाएंगे।
तो इसको आप समझ लीजिए, इसमें दो टर्म हमारे पास रहेंगे। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे लिए कहलाएगा डेबिट साइड, एंड राइट हैंड साइड हमारे लिए कहलाएगा क्रेडिट साइड। इस तरह आप एक अकाउंट का फॉर्मेट तैयार करेंगे। और अकाउंट्स की यदि हम बात करें तो जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनकी ग्रुपिंग हम करते चले जाते हैं और उसकी हम अकाउंट बनाते चले जाते हैं। जैसे कैश अकाउंट हमने बनाया, मशीन अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, फर्नीचर अकाउंट, राम श्याम मोहन एट्सेट्रा जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनके भी अकाउंट्स हम प्रॉपर्ली तैयार करेंगे। और जो अकाउंट्स हम तैयार कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमारे लिए यह है कि एक अकाउंट में हमको पर्टिकुलर पूरी जानकारी एक ही जगह प्राप्त हो जाती है, एट ए ग्लेंस पूरी जानकारी मिल जाती है। तो अकॉर्डिंग टू कार्टर, कार्टर इस संबंध में क्या कहते हैं, डेफिनेशन को जरा समझें। तो एन अकाउंट इज अ लेजर recorded in a summarized form of all transactions that have taken place with the particular person or thing specified। तो अकाउंट वह है जहां पर आप उससे संबंधित सारी जानकारी उसमें लिख रहे हैं। फॉर इंस्टेंस कैश अकाउंट आपने बनाया तो जनरल एंट्री में जितनी भी जगह आपने कैश यूज किया हुआ है कैश रिसिप्ट अथवा पेमेंट के लिए, वो सारी की सारी डिटेल आप उस पर्टिकुलर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इस तरह आपका अकाउंट बनेगा। आगे हम इसके फॉर्मेट्स को और डिटेल आगे बोर्ड पर समझेंगे, अभी थ्योरेटिकली अपन इसको समझने केवल। देन जो अकाउंट आप तैयार करेंगे तो वो आपके टी शेप में तैयार होंगे सभी अकाउंट, चाहे वो परचेज अकाउंट हो, सेल्स अकाउंट हो। तो सभी अकाउंट्स को आपको टी शेप में तैयार करना है। जो नेक्स्ट टर्म है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टर्म है ये भी, और वो टर्म है हमारे लिए कैपिटल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करें तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमको कुछ बेसिक कैश और एसेट्स की आवश्यकता होती है। तो जो भी हम बिजनेस में स्टार्टिंग में पैसा लगा रहे हैं वो हमारे लिए कैपिटल कहलाता है, पूंजी कहलाता है। इसको लैंग्वेज टर्म में हम समझने का प्रयास करें तो इट रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इंटरप्राइजेस। अमाउंट में भी इन टर्म्स ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। तो जो भी बिजनेस का प्रोप्राइटर है, मालिक है, वो मालिक अपने बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो कैश हो, गुड्स हो, कोई एसेट्स हो, वो उसके लिए क्या कहलाएगी, कैपिटल। तो बिजनेसमैन अपनी बिजनेस में जो इंट्रोड्यूस करा रहा है उसको हम कैपिटल कहेंगे। As such, in order to calculate the amount of capital, all current assets and fixed assets are added up and external liabilities are deducted out of it। तो एक कैपिटल का तरीका तो ये था कि जहाँ पर आप स्टार्टिंग में जो पैसा लगा रहे हैं वो कैपिटल है। और यदि रनिंग बिजनेस की बात करें और कैपिटल आपको फाइंड आउट करना है तो उसका एक फॉर्मूला आपके लिए रहेगा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो आप एसेट्स को टोटल कर दीजिए जिसमें आपकी करंट फिक्स्ड एसेट्स सभी टाइप की एसेट्स शामिल कर ली जाएंगी। उन एसेट्स में से आप लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिएगा, तो जो रिमेनिंग पार्ट आपके पास बचेगा वो आपका कैपिटल बचेगा। समझने के लिए फॉर एग्जांपल एक पॉइंट अपन समझें कि कैश है आपके पास 20,000, मशीन 50,000, स्टॉक 1 लाख, डेटर्स 40,000, ये सारी एसेट्स हैं आपके पास, और क्रेडिटर्स आपके पास है 30,000। स्टार्टिंग के पॉइंट्स हमारे पास एसेट्स थे कैश, मशीन, स्टॉक एंड डेटर्स। इनकी अमाउंट को हम प्लस करें 20,000, 50,000, 1 लाख एंड डेटर्स 40,000, और माइनस करते हैं क्रेडिटर्स को, जो कि क्रेडिटर्स है हमारे पास 30,000। तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास जो निकल करके आ रहा है वह हमारे लिए कहलाएगा कैपिटल। और कैपिटल अमाउंट हमारे पास इस तरह फाइंड आउट हो रही है, ₹1,80,000, 1,80,000 रुपये पूंजी हमारे बिजनेस की निकल के आई है। तो कैपिटल टर्म हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यापार में पर्याप्त मात्रा में हमको पूंजी लगानी पड़ती है, बिना पूंजी के कोई भी व्यापार प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारे लिए ड्राइंग। देखिए, जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस कराता है तो वह उसकी कहलाती है कैपिटल। और कैपिटल के बारे में एक बात और समझ लीजिए कि कैपिटल अकाउंट हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये व्यापारी का प्रतिनिधित्व करता है। सेम थिंग एक ड्राइंग अकाउंट जो भी आपको समझाया जा रहा है ड्राइंग्स के बारे में, वह भी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अकाउंट्स की और डिटेल चर्चा हम आगे करेंगे।
तो जो ड्रॉइंग्स है, तो ड्रॉइंग्स क्या है पहले आप उसको समझें। एनी कैश और value of goods withdrawn by the owner for personal use or any private payments made out of business funds are called drawings। आप अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकालते हैं अथवा गुड्स निकालते हैं अथवा कोई पेमेंट अपने पर्सनल बिहाफ पर करते हैं बिजनेस के पैसे में से, तो वह आपके लिए कहलाएगा ड्रॉइंग्स। तो इस तरह कैपिटल और ड्रॉइंग दोनों अपोजिट टर्म हैं। कैपिटल में हम बिजनेस में पैसा लगा रहे थे और हम ड्रॉइंग्स के अंतर्गत बिजनेस में से पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं। तो इस तरह हमने इस बात को समझा। ये थी हमारे पास इस चीज़ की बात, वो था ड्रॉइंग्स। इसके बाद हम बात करें लायबिलिटी के बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए। तो लायबिलिटी मतलब दायित्व। It refers to the amount which the firm owes to outsider, excepting the amount owed to proprietor. In other words, of Finlay or Miller, liability are debts. They are amount owed to creditors. This can be expressed as liability is equal to assets minus capital. अभी हमने कैपिटल ऊपर फाइंड आउट की थी, तो कैपिटल का फॉर्मूला हमारे पास था कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब आपको लायबिलिटीज फाइंड आउट करना है, तो लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एसेट्स माइनस कैपिटल। तो दैट मीन्स जो कैपिटल है आपकी, उसको हम एक तरह से लायबिलिटी में कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम क्लियर लायबिलिटी निकालना चाहते हैं। और क्लियर लायबिलिटी का मतलब ये है जो हमको दूसरों को देना है। इसका मतलब जो लायबिलिटीज हैं, तो वो लायबिलिटीज हमारे दो पैटर्न में आकर के हमें समझनी पड़ेगी, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो सच व्हेन अ फर्म परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए, यदि मान लीजिए फर्म ने ए से माल परचेज किया हुआ है उधार, तो इस तरह ए जो आपके लिए कहलाएगा वो कौन है, आपका क्रेडिटर है, उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो आपकी लायबिलिटी कहलाएगी। सेम प्रोसेस आपका बिल्स पेबिल वगैरह अनपेड वेजेस, सैलरीज एक्सेट्रा आपकी हो सकती हैं जो आपको दूसरों को पे करना है, दैट्स कॉल्ड लायबिलिटीज। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लायबिलिटीज हमारे दो टर्म में हमको जानने के लिए मिलेंगी। एक रहेगा इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा रहेगा एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो व्हाट इज इंटरनल लायबिलिटी? तो ऑल अमाउंट which a business entity has to pay to the proprietor or owners are internal liability such as capital and accumulated profits। तो ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट आपको दूसरों को नहीं करना है, वो पैसा बिजनेसमैन के पास आएगा, वो कैपिटल के रूप में लगाया था आपने वो पैसा, और जो प्रॉफिट्स आपको हो रहे हैं वह आपके लिए इंटरनल लायबिलिटी कहलाएगा। इसको आप दूसरों को पेमेंट करने नहीं जाते हैं, ये पेमेंट आपके पास रहता है। तो दैट्स अ इंटरनल लायबिलिटी। सेकंड वन, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो all amounts which a business entity has to pay to outsider are known as external liabilities such as creditors, bank overdraft, loans etc। तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी दैट मीन्स कि जो आप दूसरों को पेमेंट करेंगे, चाहे वो आपके क्रेडिटर्स हों, बैंक लोन हो, बिल्स पेबल हो एक्सेट्रा, जो आप पेमेंट करेंगे वो आपके लिए कहलाएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी। आफ्टर दैट हम जो बात कर रहे हैं, तो लायबिलिटीज में भी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। लायबिलिटीज को फिर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके समझेंगे। तो वो है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। काफ़ी महत्वपूर्ण टर्म है ये भी। तो नॉन करंट लायबिलिटीज दीज रिफर्स टू दोज लायबिलिटीज विच फॉल ड्यू for payment in a relatively long period, normally after more than 1 year, for example long term loans and debentures etc। तो ऐसी लायबिलिटी जिसको आपको 1 साल के बाद पेमेंट करना है, वह आपके लिए कहलाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। इट्स रिलेटेड विद लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म दैट मीन्स 1 साल से ज़्यादा की अवधि को हमने लॉन्ग टर्म यहाँ पर माना हुआ है, तो वो हमारी कहलाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी की बात करें, सेकंड टर्म जो है, तो करंट लायबिलिटी रिफर्स टू दोज लायबिलिटीज विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, नॉर्मली विद इन 1 ईयर।
तो देखिए 1 साल से अधिक था तो वो नॉन करंट लायबिलिटी में चला गया, और 1 साल से कम है, विद इन 1 ईयर है, तो वह हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड शॉर्ट टर्म लोन। तो शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन दोनों को समझिए। शॉर्ट टर्म लोन रिलेटेड टू 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर है, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म लोन, तो वो हमारा नॉन करंट लायबिलिटी में का पार्ट माना जाएगा। और ये सारी बात हमारे पास थी, वो थी आपके लिए करंट लायबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो ये सारी बात अभी हमने समझी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, तो वह है हमारे लिए एसेट्स। तो एसेट्स, तो एनीथिंग विच इज इन द possession or is the property of a business enterprise, including the amount due it from debtors, is called an assets। जो कुछ भी आपके पास है या जो दूसरों से आपको लेना है, वह आपके लिए कहलाएगा एसेट्स। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल इनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और अ बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन एसेट्स। तो कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको फ्यूचर में पैसा मिलेगा, वह आपके लिए कहलाएगी एसेट्स। जैसे आपकी जो एसेट्स में हम शामिल करेंगे, कैश एंड बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स एक्सेट्रा, वो आपके लिए क्या कहलाएंगे, बिल्स रिसीवेबल वगैरह, ये सभी की सभी आपकी एसेट्स कहलाएंगे। अकॉर्डिंग टू फिनले एंड मिलर, assets are future economic benefit, the rights of which are owed or controlled by an organization or individual। तो जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, वह आपके लिए क्या कहलाएगा, एसेट्स। एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस विच आर एक्वायर्ड एट अ मीजरेबल मनी कॉस्ट। तो ये हमने दो परिभाषाओं को समझा। इसके आधार पर यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करें कि एसेट्स की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो वो 2-3 विशेषताएं हमारे सामने निकल के आ रही हैं। फर्स्ट वन, द रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल। तो पहला पॉइंट ये है कि हम इन रिसोर्सेज को वैल्यू कर सकते हैं, इनका मूल्यांकन कर सकते हैं। सेकेंड वन, द रिसोर्सेज मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस। एंड थर्ड वन, द रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड एज अ मीजरेबल मनी कॉस्ट। तो ये आपकी एसेट्स की हमने विशेषताओं के बारे में चर्चा की। आगे हम बात करते हैं एसेट्स के क्लासिफिकेशन के लिए। तो जैसे लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन था, सेम प्रोसेस हमारी एसेट्स का भी क्लासिफिकेशन हमको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉन करंट एसेट्स के बारे में। तो नॉन करंट एसेट्स refers to those assets which are held for continued use in the business for the purpose of providing goods or services and are not meant for sale। ऐसी संपत्तियां जिनको आपने अपने बिजनेस में परमानेंटली यूज के लिए खरीदा हुआ है, वह आपके लिए एसेट्स कहलाएंगी और जिनको आप लॉन्ग टर्म तक यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर, ये सारे के सारे टर्म्स आपके लिए क्या कहलाएंगे, नॉन करंट एसेट्स। क्लियर? देन अब नॉन करंट एसेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, फर्स्ट वन टेंजिबल एसेट्स एंड सेकंड वन इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स, तो टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन एंड टच्ड। ऐसी संपत्तियां जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वह आपके लिए कहलाएंगे टेंजिबल एसेट्स। इन अदर वर्ड्स विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका वास्तव में अस्तित्व रहेगा, सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर एक्सेट्रा आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। तो ऐसी संपत्तियां जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, दैट कॉल टेंजिबल एसेट्स। देन सेकंड वन इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। टेंजिबल का अपोजिट है ये, thus cannot be seen or felt। Example of such assets: goodwill, patent, copyright, trademark, computer software, and prepaid expenses, etc. are intangible assets। Intangible assets are also valuable assets। Intangible हैं लेकिन फिर भी इनकी वैल्यू है।
फॉर एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ पेटेंट, अब जो पेटेंट आपने लिया या नो हाउ, बिजनेसमैन इज एबल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड हिज गुडविल हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग कस्टमर इजीली। गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट्स है, लेकिन गुडविल के बेस पर हमारे कस्टमर्स हमसे जुड़ते हैं। पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट्स है, लेकिन पेटेंट्स के बेस पर हम अपने माल को प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं। So therefore, the intangible assets help the firm in earning profit as much as tangible assets. तो जिस तरीके से आपको tangible assets प्रॉफिट अर्न करने में सपोर्ट करती हैं, उसी तरीके से आपकी intangible assets भी आपको प्रॉफिट अर्न करने में काफी मदद करती हैं। तो hence both tangible and intangible assets are valuable. Value of intangible assets is based on the benefit एंड फैसिलिटी अवेलेबल टू दी बिजनेस फ्रॉम सच एसेट्स। तो इस तरह हमने दोनों टर्म को समझा, टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। देन हम बात करें करंट एसेट्स के बारे में। अभी बात कर रहे थे नॉन करंट की एसेट्स के बारे में, अब करंट एसेट्स। तो व्हाट इज करंट एसेट्स? तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर मीट फॉर सेल और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर यदि आप उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं या कर सकते हैं, तो वह आपके लिए करंट एसेट्स कहलाएगी। और 1 साल से अधिक या लॉन्ग टर्म के लिए है, तो वह आपके लिए कहलाएगी नॉन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स एज सच दीज एसेट्स आप शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कह सकते हैं, जैसे डेटर्स आपके पास हैं, स्टॉक आपके पास है, बिल्स रिसीवेबल है, तो इसको जनरली हम 1 ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के लिए। तो ये बात की हमने करंट एसेट्स के बारे में। करंट एसेट्स में हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह भी शामिल किए जाते हैं, डेटर्स वगैरह ये भी सब शामिल हैं, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल एटसेट्रा। दैट मीन्स कि आप आसानी से विद इन 1 ईयर आप जब भी चाहें उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड करंट एसेट्स। Out of the above assets, stock and investment are shown in the balance sheet at cost or reasonable value whichever is less। अब देखिए, बाकी एसेट्स तो आप लिखते ही हैं, लेकिन स्टॉक को जहाँ तक वैल्यूएशन करने का प्रश्न है, तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस whichever is less, उसमें से जो भी कम होगा उस पर हम वैल्यूट करेंगे, तो वो हमारे लिए करंट एसेट्स में शामिल किया जाएगा। और बिल्स रिसीवेबल और जो डेटर्स वगैरह हैं, तो उसकी भी जो आपको वैल्यूज दी गई हैं, उनको आप रीजनेबल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ती है, उस पर आप रिकॉर्ड करेंगे। और कैश एंड बैंक बैलेंस जो आपके पास है, तो वो तो एक्चुअल रहेगा, उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होता है। तो ये बात थी आपकी करंट एसेट्स के बारे में। अब थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास है, वो है फिक्सिशियस और नॉमिनल एसेट्स, बनावटी संपत्तियाँ। तो these assets are the assets which cannot be realized in cash or no further benefit can be derived from these assets. Such assets included debit balance of profit and loss account, the expenditure not yet written off such as advertisement expenses etc. बनावटी संपत्तियां हैं, एक्चुअल में ये संपत्ति नहीं है, लेकिन आपने इनको मान लिया है। इनसे आपको कोई बेनिफिट तो होना नहीं है। जैसे कि समझिए इस चीज़ को कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, यदि प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल में चला जाता है, लायबिलिटी साइड आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। और यदि लॉस होता है तो उसको आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में, क्योंकि नॉमिनल एसेट्स कैटर हम समझ रहे हैं, उसको नॉमिनल एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। और जैसे आपने कोई हैवी एक्सपेंसेस किया हुआ है जिसका बेनिफिट आपको इस साल तो मिल गया, लेकिन आगे भी मिलने की संभावना है, तो वो भी आपका एक्सपेंस तो आप कर चुके हैं, तो वह आपके लिए नॉमिनल एसेट्स में शामिल किया जाएगा। These assets are not really assets but are shown on the asset side only in the purpose of transferring them to the profit and loss account gradually over a period of time। एक्चुअल में ये एसेट्स नहीं है, लेकिन हमने इनको एसेट्स में शामिल किया हुआ है क्योंकि इनको आने वाले वर्षों में हमको राइट ऑफ करना है। जैसे एडवर्टाइजमेंट पर हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया था, वो पैसा केवल 1 साल के लिए नहीं है, उसका बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म तक मिलता रहेगा, और उस बेनिफिट को ग्रेजुअली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकें, इसलिए हम उसको नॉमिनल एसेट्स में शामिल करके डील कर रहे हैं। तो ये थी बात आपकी फिक्टिशियस एसेट्स और नॉमिनल एसेट्स के बारे में। एंड लास्ट वन, आज का लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा,
वो हमारे लिए है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये हमारे लिए। So it is also necessary to make a proper distinction between capital receipt and revenue receipt because the revenue receipts are shown on the credit side of trading and profit and loss account. जो रिसिप्ट्स की हम बात कर रहे हैं प्राप्तियों की, तो रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट होंगी आगे हम समझेंगे अकाउंट बनाते समय। फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। और इसके अगेंस्ट हम बात करें जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, तो कैपिटल रिसिप्ट को हम बैलेंस शीट में शामिल करेंगे और बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड में उसको लिखेंगे। ठीक है, तो वाई कैपिटल रिसिप्ट आर शोन इन द बैलेंस शीट आइदर एज इंक्रीज इन लायबिलिटी, यदि लायबिलिटी को बढ़ा रही है, और एज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो एसेट साइड यदि है तो जैसे डेप्रिसिएशन है हमारा, ठीक है। और इस तरह से हमको रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट पर विशेष ध्यान देना है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट है तो वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी, और जो कैपिटल रिसिप्ट है तो कैपिटल रिसिप्ट या तो हमारी उधर चली जाएगी कहाँ पर, लायबिलिटी साइड में, अथवा वो एसेट साइड में उसको हमको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो कैपिटल रिसिप्ट के कुछ एग्जाम्पल्स आप समझिए। तो एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, तो अमाउंट रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय प्रोप्राइटर partners or money obtained from issue of shares and debentures in case of company, और अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन। ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट है जिनसे हमको लॉन्ग टर्म पैसा मिल रहा है व्यापार के लिए। तो ये हम कैपिटल रिसिप्ट में शामिल करेंगे जो कि बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाएगी। और रेवेन्यू रिसिप्ट की हम बात करें तो मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, जो माल हम डेली रोटेशन में बेच रहे हैं उसको बेचने से जो पैसा मिला है वो हमारे लिए शामिल किया जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट में। और कमीशन एंड फीस रिसीव्ड फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड, एंड थर्ड वन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारी रेवेन्यू शीट है। और कैपिटल रेवेन्यू पे एक लाइन में हम दोबारा समझने का प्रयास करें तो कैपिटल रिसीव्ड रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म एंड रिलेटेड विद फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्स्ड लायबिलिटीज, दैट्स अ कैपिटल। और रेवेन्यू मीन्स शॉर्ट टर्म, तो जिसका संबंध शॉर्ट टर्म से होता है वो रेवेन्यू। रेवेन्यू और कैपिटल को हम रेवेन्यू कैपिटल टॉपिक के अंतर्गत पूरा डिटेल आगे समझेंगे। अभी हमने केवल कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में जाना है। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर्स के लिए भी आप यूट्यूब पर जुड़े रहें। डॉक्टर रामसीदास राठौर कॉमर्स एजुकेशन के लिए आपका यूट्यूब चैनल है, और इसमें मैं आपको बेसिक अकाउंट से लेकर के आगे तक पूरी जानकारी सीरियल वाइज देता चला जाऊँगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक भी करना ना भूलें। Thank you.